एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है केवल एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। यह कहानी है होंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वह खुद की एजुकेशन भी पूरा नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है। यंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, वह भी बिना दिन रात खेतों में काम किए बगैर। यह सब देखकर वो अपनी फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए भी एक बेहतर जिंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की नीड है। यह पढ़ते ही सोच में गए और 1932 में मात्र 16 साल की उम्र में यंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वह अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। वह अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वह कोबान शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ली। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन यंग काफी खुश थे क्योंकि वह लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा रहे थे। करीब 2 महीने तक यह सिलसिला चला, जिसके बाद वह पकड़े गए क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थे, लेकिन यंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने यंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियर का पैशन जगा दिया था। वह जानता था कि खेतों में काम करके वह कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसलिए वह 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही महीनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता है। वह सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबर और फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें फॉक्सिंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय का काम मिला। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि मात्र 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने का जिम्मेदारी मिल गया। इसके बाद यंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ऑनर बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। यंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को यंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में यंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ऑनर बन चुके थे। अगले 2 साल में यंग और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेप्यूटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वार का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रोल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट राइस मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप को ओनरशिप ले ली। यंग से भी उसकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गई। यंग काफी दुख थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिससे जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो। 1940 में 3000 का लोन लेकर एक सर्विस गैराज खोला, लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो गई। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को भी आग से होने वाले उनके लॉस के लिए कूपन सेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में हार मान सकता था, लेकिन यंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। यंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी कार रिपेयर होने में काफी हफ्ते लग जाते थे। इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कंपटीटर को एक रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वही यंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में पूरा कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल यानी 1943 तक उनकी वर्क फोर्स 18 एम्प्लॉयज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक यंग ने अपना पूरा लोन चुका दिया था और फैमिली को भी सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स
बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस उनसे एक झटके में छीन लिया गया। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ गांव आ गए, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वह कॉन्फिडेंट थे कि वह फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रोल भी खत्म हो गया। 1946 में यंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस को रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, होंडाई ऑटो सर्विस। एक बार अमेरिका कंपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्हें अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसलिए उन्होंने 1947 में 31 साल की उम्र में होंडे सिविल वर्क्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है, जिस कारण यंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग के साथ उसन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस होने के बाद भी यंग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी के साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और यंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी। यंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया। अगर प्राइजेस सही हो तो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी। 1960 में यंग अपनी अर्ली 50 में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बन चुके थे। यंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स पर चलने वाली कार्स बनाने का। 1967 में यंग ने एस्टैब्लिश की होंडा मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की जिसमें वो फोर्ड की कॉर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक यह ज्वाइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगी। फोर्ड नहीं चाहता था कि हम अपनी खुद की कार बनाए और इसलिए 1973 में यंग ने यह पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएट नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान के मित्सुबिशी मोटर्स के साथ एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी होंडा को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स का यूज हो। 1976 में यंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और होंडे ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार होंडे पोनी। अपनी अफोर्डेबल के कारण यह कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते होंडा ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवर सीजन मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट टूट जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इन्हीं रीजन से होंडा मोटर कंपनी पिछले 7 साल में लॉस में चल रही थी। लोगों ने यंग से कहा कि उन्हें यह कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन यंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर की बात, वह एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ नहीं आया। आखिर 30,000 कार के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा?
यंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमिक तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोगों से मिलकर इकोनॉमिकली एम्पायर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस होंडा की नई कार को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में यह फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में होंडई ने कई सारे इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। न केवल यह कार साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कई सालों से 4 लाख कार्स बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडा अब ग्लोबल लेवल पर एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी। 1986 में होंडई ने यूएसए में करीब 1,70,000 सेल्स बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल होंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। उसी साल 72 की एज में यंग होंडई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनरी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटे ने कंपनी की कमांड संभाली। होंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार बेची थी। तो दोस्तों, यह थी होंडाई के फाउंडर चंग जू यंग की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।